नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जहां हेलीपैड पर गन्ना मूल्य को लेकर किसानों ने सीएम का आभार जताते हुए उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की किसान हितैषी सरकार है और गन्ने के मूल्य को लेकर किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी किसानों के हितों में निर्णय लेते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ 2027 को लेकर संतों के उठे सवाल पर कहा कि इस कुंभ में सभी संतों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2021 का कुंभ कोविड की भेंट चढ़ गया था। इसलिए इस बार इसे दिव्य और भव्य मानने का फैसला लिया गया, जिसमें सभी को जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर को लेकर विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका विरोध केवल विरोध के लिए है, जबकि देश की जनता हर चुनाव में उन्हें सबक सिखाती रही है और आगे भी जो भी चुनाव होंगे उसमें भी वे उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। कृषि मंत्री जी, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हमारे राज्य को मिलना हो, देश को मिलना हो, चाहे उनका समर्थन मूल्य घोषित करना ही पर हो रहा है और किसानों की आय दुगना करने के लिए आज देश पर लगातार काम किया जा रहा है। किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में। क्यों ना, जब आप सबके बीच में उस कठिनाई को हमने देखा है, उस परेशानी को देखा है, किसान कितना मेहनत करते हैं, कितना अपना खून पसीना बहाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये सरकार, आप ये मानिए कि ये सरकार आपकी सरकार। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का जल्द निस्तारण किया जाएगा और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री जोशी ने उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जरिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों ने 15 दिनों तक आंदोलन कर अपनी समस्याओं के समाधान की सरकार से मांग की है। सरकार के सकारात्मक आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। समान कार्य के लिए समान वेतन देने पर सरकार ने आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ आंदोलन के दौरान अनुपस्थिति को अवकाश में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करेगी। मंत्री जोशी के इस आश्वासन से उपनल कर्मचारियों में आशा की किरण जगी है। हमारे उपनल कर्मचारी समान वेतन की मांग को लेकर स्ट्राइक पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समझौता इनके बीच में हुआ था, जिसमें 2012 तक के जो लगभग 5,500 हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, उनको प्रथम चरण में इसके अंतर्गत समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद फेज वाइज आगे लोगों का वहीत किया जाएगा। लेकिन आज कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और काफी लोग मुझसे मिलने आए कि कई विभागों में इनको निकाला जा रहा है। कर्नल अजय गोदयाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे धराली आपदा प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उन्होंने हाल ही में ग्राफिक एरा में यूकॉस्ट के आयोजित सम्मेलन में उठाए। इसके बाद से प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। वहीं कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि धराली आपदा हुए आज 4 महीने हो गए, लेकिन आपदा राहत कार्य कोठियाल ने खोल दी है, इसकी पोल खोल दी है। वहीं आपको बता दें कि धराली आपदा हुए आज 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपदा राहत कार्य कितना हुआ, इसकी पोल कर्नल अजय कोठियाल ने खोल दी। हम धराली जाएंगे, मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास जो भी वहां की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं तो लोगों की मर्जी के अनुरूप सरकार वहां पर राहत के काम करे। जो लोगों को नुकसान हुआ है उनको राहत पहुंचाए। पुनर्निर्माण के कार्य कैसे होने चाहिए थे उन पर ध्यान दे। ये बहुत गंभीर है कि जैसे कि कर्नल कोठियाल कह रहे हैं
कि वाडिया इंस्टीट्यूट और भी यूकॉस या अन्य कोई एजेंसी हैं, उनके इस मत के बाद सरकार ने अपना हाथ पीछे कर दिया, पल्ला झाड़ दिया, अपने फर्ज से पल्ला झाड़ दिया। मैं ये मानता हूँ कि पूरा हिमालयन क्षेत्र बहुत अस्थिर है, लेकिन ये रिपोर्टें यूकॉस हो चाहे दूसरे वाडिया इंस्टीट्यूट हो, सरकार को किसी के आंसू पोंछने से नहीं रोकते हैं, लेकिन ये सरकार है कि इनके आड़ में लोगों के आंसू पोंछने से भी बच रही है। गदरपुर में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी तत्वों की पैरवी करती रही है और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का भी विरोध किया था। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड में बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए मुस्लिम घुसपैठियों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि इनकी मौजूदगी से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी और अन्य पहचान प्रक्रिया लागू कर रही है, जिसे विपक्ष बिना कारण विरोध कर रहा है। अवैध घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटे और उन्हें वापस भेजा जाए। इसमें क्या गलत है? कांग्रेस पार्टी हमेशा जो देश के देशद्रोही लोग हैं, ये हमेशा उनकी वकालत करती आई। यही कांग्रेस के खून में। कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, बहाल रहनी चाहिए। इसके लिए जिन आतंकवादियों ने वकालत की, कांग्रेस हमेशा उनको गले चिपका के चलती है। जो देशद्रोही काम करते हैं, कांग्रेस हमेशा उनको साथ लेके चलती है। ये SIR का मुद्दा भी, मैं आपसे एक बात पहले ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जो बांग्लादेश में रहने वाला मुस्लिम है, वो घुसपैठिया बन के बिहार में, बंगाल में, उत्तराखंड में बैठा है, तो SIR के तहत उसका वोट काट के देश से निकाला क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस बोलेगी कि अगर जो बांग्लादेश का मुसलमान हिंदुस्तान में छिप के बैठा है, तो क्या हिंदुस्तान के बंगाली लोगों का क्या हक नहीं छीनना हो? उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता और पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ बॉबी पवार से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की है। 21 सितंबर को हुई UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पढ़-लिख मामले की सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें सोमवार को सीबीआई ने बॉबी पवार को पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया था। वहीं देर रात को सीबीआई ऑफिस से पूछताछ के बाद बाहर आए बॉबी पवार का कहना है कि हम सीबीआई को पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी सीबीआई केवल पन्ने बाहर कैसे आए इस एंगल पर पूछताछ कर रही है, जबकि एग्जाम से एक दिन पहले पकड़े गए हाकम सिंह और साथी की बातों का जिक्र नहीं है, उसको भी जांच में शामिल करना चाहिए। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले को बॉबी पवार ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया में उठाया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में एक गिरफ्तारी भी की है। तमाम वो भर्ती घोटाले जो इस प्रदेश में हुए हैं, जिन भर्ती घोटालों ने युवाओं के भविष्य को रौंदा है, उन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वही भर्ती घोटाले हैं कि जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज सलाखों से बाहर हैं, आज खुलेआम वो घूम रहे हैं। उसमें चाहे तुम्हारा हरिद्वार से मुकेश सैनी से लेकर धारीवाल तक, जो आज अपनी प्रधानी चला रहा है, इसके अलावा चाहे मनराल से लेकर तमाम प्रकार के जब पूर्व में ये भर्ती घोटाले हुए, तो उन भर्ती घोटालों में उत्तर प्रदेश से तक मूसा जैसे लोगों को पकड़ा गया। तब सीबीआई जांच नहीं हुई, तब सीबीआई जांच नहीं कराई गई, पर अब सीबीआई जांच अगर हो रही है तो ये अदर स्टेट का भी मामला बनता है। इसमें साफ तौर पर जितने भी ये लोग थे, उनके खिलाफ सीबीआई से जांच करवा कर इनको उचित सजा मिलनी चाहिए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, इनके जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जहां देश भर में लागू किए गए नए लेबर कोड्स को लेकर देहरादून में उप मुख्य श्रमायुक्त शुभ्रा त्यागी गोयल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि पहले 29 अलग अलग और जटिल श्रम कानून लागू थे, जिन्हें अब समेकित कर 4 सरल लेबर कोड्स बनाया गया है। त्यागी ने कहा कि कई पुराने कानून 1923 और 1947 जैसे वर्षों के थे, जो आधुनिक समय और तकनीक के अनुरूप नहीं थे। नए कोड में सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम वेतन व्यवस्था में किया गया है। अब वेतन केवल 7 शेड्यूल्ड रोजगारों पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि सभी श्रमिकों पर समान रूप से लागू होगा। आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो जो नए 4 लेबर कोड्स आए हैं, वो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो पहले 29 लेबर लॉज थे, जिनको कंसोलिडेट या समेकित करके हमने 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि जो आम जनता है उसके लिए जो हमारे अभी तक के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हैं,
उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो कुछ जो मेन प्रोविज़न है उसमें जो इंक्लूड हुए हैं वो ये है कि जैसे कि पहले जो बहुत ही पुराने लेबर लॉज थे हमारे, कोई 1923 का था, कोई 1947 का था, वो नए ज़माने के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड नहीं थे, जो कि अब जब हम उन्हें लेके आए हैं तो उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लेके आए हैं। बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में आज समिति का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। वहीं बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और समाज हित के मुद्दों को आगे बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। समिति द्वारा पूर्व में घोषित चुनाव के तहत 7 पदाधिकारियों का चयन पहले ही हो चुका था, जबकि शेष पदों पर विस्तार कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। नवगठित टीम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में एडवोकेट प्रियजीत राय, महासचिव के रूप में डॉक्टर नारायण चंद्र हालदार और प्रदेश मंत्री पद पर डॉक्टर सुमित राय, उत्तम आचार्य, काजल राय और गोविंद राय को नियुक्त किया गया। संगठन सचिव की जिम्मेदारी भास्कर मंडल को मिली, जबकि अभिमन्यु साना को उप सचिव बनाया गया। कोषाध्यक्ष का पद संजीत खान को सौंपा गया। आज का जो प्रेस है, हमारा जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो विस्तार हुआ है, उसके लिए हमने ये प्रेस बुलाया है और इसमें सभी लोगों को हमने हर क्षेत्र से सारे लोगों को जोड़ा है हमने, जो कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दिया है ताकि बंगाली समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके। एवं जो हमारा एक सदस्यता अभियान था वो हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि संघर्ष करते रहने से फल तो एक दिन ना एक दिन मिलेगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारा जो भी सरकार आएगा उनसे हमारा डिमांड रहेगा कि हमारे बंगाली समाज की जो जायज़ मांग है, ये या तो पहले से किसी और राज्य में नहीं दिया होता, किसी राज्य में नहीं मिला होता तो हम मांग नहीं करते। जब हमारे भारत में ही 7 राज्यों में दिया जा रहा है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलेगा हमें? इसके लिए हम लोग अब तक लड़ते हुए आए, आगे भी लड़ते रहेंगे। जब तक नहीं मिला तब तक हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम मोदी जी के कहाँ तक पहुँचाएंगे कि आपके जो है इस भारत में जहाँ पे 7 राज्यों में दी जा रही है वहाँ पे एक राज्य आप क्यों छुड़वा, दो राज्य क्यों छुड़वा रहे हैं? हमारे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है बंगाली बहुत ज़्यादा संख्या में है, इनको भी ये लाभ दी जाए ताकि इनके बच्चे पढ़ लिखे कुछ बने। क्योंकि आज के देश में, आज के डेट में बंगाली समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा शोषित समाज है ये, और ये समाज को उठाने के लिए आरक्षण की बहुत ही जरूरत है। जहां सिरौली कला नगर पालिका के गठन को लेकर स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञात हो कि उत्तराखंड शासन द्वारा किच्छा नगर पालिका से अलग कर सिरौली कला को नई नगर पालिका बनाया गया है तथा परिसीमन के बाद कुल 9 वार्ड भी घोषित किए जा चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने आए कुछ बाहरी व्यक्तियों एनयू खान, मोहम्मद यासीन और रफीक पुत्र मल्लू द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर कर नगर पालिका चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिरौली कला के किसी भी पुराने स्थायी निवासी, पूर्व प्रधान, बीडीसी सदस्य या वार्ड सदस्यों ने नगर पालिका गठन के खिलाफ कोई याचिका दाखिल नहीं की है। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने बाहरी मजदूरों को गुमराह कर रिट दाखिल कराई है, जिससे क्षेत्र का विकास ठप पड़ गया है। विकास कार्य रुकने से आम जनता परेशान है। स्थानीय बाशिंदों ने मांग की है कि शासन मामले की निष्पक्ष जांच कर गुमराह करने वालों पर उचित कार्रवाई करें। हम आज जो आए हैं ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं, जो हमारी सिरौली कला का करीब 2-2.5 साल से मसला हाईकोर्ट में चल रहा है। कल उसकी सुनवाई है 2 तारीख को। चंद कुछ लोग जो किराए पे रहते हैं वहाँ या बाहर से आके वे बाहर के आए हुए, उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है हाईकोर्ट में। किसी स्थायी आदमी ने, सिरौली के रहने वाले ने, जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई वहाँ रीट नहीं डाली। तो वो लोग कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और हमारे गाँव की बर्बादी भी कर रहे हैं। डीएम साहब से सबसे पहली मांग तो मेरी होगी, आज अगर मुलाकात होगी, कि आप जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाली है हाईकोर्ट में, ये डाली है, उन्हें तलब करके ये पूछे कि तुम्हें दिक्कत क्या, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है तो वो आखिर क्यों डालना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जब तमाम गांववासी ये चाहते हैं कि हमारी नगर पालिका सरकार ने अलग बना दी, सरकार द्वारा, तो अलग बननी चाहिए, शामिल नहीं रहनी चाहिए। हमारी जन जन की ये पुकार है कि सिरौली कला अलग बनने से हमारा विकास ज़्यादा होगा, हमारा काम ज़्यादा होगा। जो हमारे गांव की दिशा है वो इतनी खराब है कि बहुत कीचड़ कांचड़, लाइन बिजली, सबसे हम परेशान हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका जो सरकार ने बना दी अलग बना दी जाए, जिससे हमारे गांव का भला हो, चुनाव जल्दी हो, चुनाव हो, गांव का भला हो।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर निवासी विपुल बत्रा ने पुलिस को तहरीर देकर अपने भाई अमन बत्रा और नमन बत्रा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मारपीट में विपुल बत्रा और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया है, जिसके बाद आज सोमवार को करीब 4 बजे विपुल बत्रा को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि विपुल बत्रा गणेशपुर में अपनी दुकान चलाते हैं। वहीं आरोप है कि विपुल बत्रा आज शहर से बाहर गए थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके 2 भाइयों के द्वारा उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। दुकान में तोड़फोड़ करने का जब विपुल बत्रा की पत्नी ने विरोध किया तो आरोप है कि अमन बत्रा और रमन बत्रा ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है, जिसके बाद विपुल बत्रा शहर में वापस आ गए। विपुल बत्रा का आरोप है कि घर लौटते ही उनके भाइयों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वे घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कर दिया, जिसके बाद घायल विपुल बत्रा को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दुकान इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि वो हमें घर से निकाल के, हर जगह से निकाल के बेदखल करना चाहते हैं कि कुछ नहीं देना चाहते हमको। कब्जा, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और मेरी 2 छोटी लड़कियां हैं, मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ आप। अगर ऐसा करना था तो पहले शादी ना करते। अगर ऐसा कुछ करना था, पति मेरे साथ है, पति को भी मारते हैं। मैं उनको भी अब हाथ नहीं लगाने देती, उनको भी मारते हैं बहुत। आज वो नहीं थे तो मैंने बीच में रोका तो मेरे साथ बदतमीजी करी इन्होंने बहुत। जी करी, शिकायत करी, लेकिन अभी कुछ भी जांच चल रही है। अभी कुछ भी इसका आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक इस संबंध में। और उन्होंने मुझे अब धमकी दी है कि तू जहाँ भी मिलेगी जान से मार देंगे और खत्म कर देंगे। हरबटपुर में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू हुई है। लोक निर्माण विभाग की टीम ने बुलडोजर के जरिए दुकानों के बाहर सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को उखाड़कर फेंक दिया। इस दौरान व्यापार मंडल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर दुकानों के बाहर निकले टीन शेड और अन्य अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिन का समय मांगने पर आम सहमति बनाते हुए व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया गया है। कार्यवाही के दौरान नगर पालिका हरबटपुर की अध्यक्षता नीरू देवी और कांग्रेस नेता नीरज रोहिला के बीच जमकर बवाल हो गया। इस बवाल में गाली गलौज और हाथापाई भी होती दिखाई दी। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच दोनों ओर से जमकर विवाद हुआ। इस विवाद की वजह कार्यवाही के दौरान पक्षपात को बताया जा रहा है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 अर्धकुंभ मेले को लेकर स्थानधारी साधु संतों ने गुरुमंडल आश्रम में बैठक की और कुंभ मेले की तैयारियों में शामिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन करने की घोषणा भी की। साधु संतों ने कहा कि कुंभ मेला अखाड़ों के साथ ही सभी साधु संतों का भी होता है, इसलिए सरकार ने जिस तरह से अखाड़ा परिषद के साधु संतों से बैठक कर सुझाव मांगे और कुंभ की तिथियों की घोषणा की, उसी तरह से आश्रम में रहने वाले साधु संतों के साथ भी बैठक की जाए। आगामी कुंभ मेले में उन्हें भी व्यवस्थाएं दी जाए। भारत सेवा आश्रम में साधु संतों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर और आश्रमों के साधु संत शामिल हुए। कुंभ में बहुत बड़ी व्यवस्था, क्योंकि जो करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं वो उनके रहने की, उनके खाने की, उनको रजाई गद्दे की, उनको बुलाने की सारी व्यवस्था स्थानधारी संत करते हैं। अखाड़ों की अपनी परंपरा है, अपनी व्यवस्था है। अखाड़े केवल अपनी व्यवस्था करते हैं क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था भी बहुत बड़ी होती है। अगर आश्रम की मांगों को नहीं माना गया तो हम मानेंगे सरकार गंभीर नहीं है, गंभीरता से कुंभ नहीं कराना चाहती। और यहाँ जो आश्रमधारियों ने जो मांगे रखी हैं वो कुंभ सफल हो, सकुशल हो और बिना विवाद को हो, ये सारी मांगे व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि आश्रमधारियों को सारा झेलना होता है पूरे कुंभ को, तो उनकी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। नई मांगे मानी जाती तो क्या विरोध होगा, क्या होगा? तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया गया है और वो विचार करेंगे और उसमें विचार में जो भी निर्णय लिया जाएगा तो इनके कुंभ में सम्मिलित होना है संतों को कि नहीं होना है, ये विचार करेंगे।
खबर हरिद्वार से है, जहां आयोजित होने वाले 2027 अर्धकुंभ मेले में अखाड़ा परिषद ने अलग आश्रम परिषद बनाने पर अखाड़ों ने संतों पर कार्रवाई की है। जूना अखाड़ा ने अपने 2 महामंडलेश्वर को अखाड़े से निष्कासित किया। स्वामी प्रबोधानंद और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी पर गाजगिरी दोनों महामंडलेश्वर कुंभ को खराब करने और सनातन कुंभ विरोधी बयानबाजी के आरोप में निष्कासन हुआ। दोनों महामंडलेश्वरों की अगुवाई में आश्रम परिषद की बड़ी बैठक हुई थी। तो उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।